नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं यहाँ पर हुआ क्या है, न्यूज़ क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर द हिंदू की खबर है, आफ्टर उदयपुर केस एनआईए टू टेक अ प्रोब इनटू अमरावती किलिंग्स। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी जो कंट्रोवर्सी है ये स्टार्ट हुई थी नुपुर शर्मा के कारण। नुपुर शर्मा एक बीजेपी की स्पोक्स पर्सन थी, लेकिन अब नहीं है, अब उनको हटा दिया गया है। तो सबसे पहले उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर कुछ कंट्रोवर्शियल बयान दिए, जिसके कारण से पूरे देश में हिंसा फैल गई, जगह जगह पर हिंसा भड़क उठी थी। तो इसके कारण क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहला केस हमें उदयपुर में देखने को मिला। उदयपुर में एक टेलर की हत्या कर दी गई। इसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस पर्टिकुलर केस की देखभाल करी। लेकिन दोस्तों, अब एक और केस सामने आया है अमरावती के अंदर। अमरावती में भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर ये केस देखने को मिला है। यहाँ पर एक केमिस्ट की हत्या करी गई है और दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों ने नुपुर शर्मा का जो स्टेटमेंट था उसका सपोर्ट किया था सोशल मीडिया के ऊपर। तो इस तरह से ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये केस भी सौंप दिया गया है यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। हम जानेंगे किस तरह से काम करती है, किस तरह से इसको बनाया गया, सारी की सारी चीज़ों को हम बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक आप बने रहना, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और इसी तरह की ट्रेंडिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। तो दोस्तों, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंडिया की सेंटर काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। मतलब कि जो टेररिज्म होता है, आतंकवाद से रिलेटेड जो इशू होते हैं, जो केसेस होते हैं, उनको संभालती है और उनको काउंटर करती है। ये एक एजेंसी है और इस तरह के केसेस में काम करती है जहां पर इंडिया की सोवरेंटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को खतरा होता है, जहां पर इंडिया की सिक्योरिटी अफेक्ट करती है। उन पर्टिकुलर केसेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन का काम करती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसको बनाया ही इसलिए गया है क्योंकि ये आतंकवाद से संबंधित समस्याओं में अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सके। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक केसेस दिए गए हैं जहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। तो यहाँ पर दिया गया है फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। मतलब कि जो फॉरेन स्टेट्स हैं वहाँ पर यदि फ्रेंडली रिलेशंस को कोई समस्या होती है, ऐसा कोई केस होता है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है एनआईए। इसके अलावा अगेंस्ट ऑटोमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, तो इनके खिलाफ भी एनआईए अपना एक्शन लेती है। इसके अलावा दोस्तों, स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, ड्रग्स एंड फेक इंडियन करेंसी, तो यदि आर्म्स और ड्रग्स की स्मगलिंग होती है और फेक इंडियन करेंसी को यदि बाहर भेजा जाता है, तो इस तरह के केसेस में अभी एनआईए ही अपना इन्वेस्टिगेशन करती है। इसके अलावा दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स और कन्वेंशन और रेजोल्यूशन, जो यूएन के इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं या कई तरह के ऐसे कन्वेंशंस होते हैं जहाँ पर यदि ऐसा कोई केस होता है तो उस पर्टिकुलर केस को संभालती है, उसका इन्वेस्टिगेशन करती है एनआईए। और यूनाइटेड नेशंस के अलावा कुछ और रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे कि सार्क, बिम्स्टेक। तो इन सब के अंदर भी जो इंडिया से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन करती है एनआईए। तो इस तरह के कुछ केसेस होते हैं। तो दोस्तों, एनआईए को बनाया गया था 2008 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट के अंतर्गत, और यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो टेररिज्म से रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं उनके खिलाफ अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सके अंडर द प्रोक्लेमेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसको प्रोक्लेमेशन देती है इन पर्टिकुलर केसेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। अब दोस्तों, यहाँ पर जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले 26/11 के जो अटैक हुए थे, मुंबई टेरर अटैक, मुंबई के अंदर 26 नवंबर के दिन यहाँ पर एक अटैक हुआ था जहाँ पर कई सारे लोगों की जान चली गई थी। तो इस शौक से उभरने के लिए, ऐसे मामलों में, ऐसे आतंकवादी समस्याओं में समाधान के लिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट के द्वारा एनआईए को बनाने की बात कही गई थी। तो दिसंबर 2008 में यूनियन होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम, जो उस समय पर भारत के यूनियन होम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके द्वारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। और 31 दिसंबर 2008 को ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये पर्टिकुलर एजेंसी जिसे हम कहते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको बनाया गया था। और 2009 से इसने काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 31 दिसंबर को ये बनाया गया था और अगले ही दिन मतलब 2009 में इसने काम करना अपना स्टार्ट किया था। इसके बाद अब देख लेते हैं कि कौन कौन से केसेस के अंदर, किस किस तरह के केसेस के अंदर अपनी जुरिस्डिक्शन करती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। तो यहाँ पर कुछ केसेस दिए गए हैं, जैसे कि भारतीय जो सिटीजन्स होते हैं उनके अगेंस्ट जो केसेस होते हैं उनमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, चाहे वो सिटीजन भारत के किसी भी कोने में छिपा हुआ हो। इसके अलावा पर्सन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट वेर एवर दे आर पोस्टेड, तो जो गवर्नमेंट सर्विस के लोग होते हैं भारत के अंदर, चाहे उनकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो, उनके खिलाफ भी ये अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इसके अलावा पर्सनस ऑन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर दे में बी, तो जो लोग शिप और एयरक्राफ्ट पर होते हैं, मतलब वहाँ पर पोस्टेड होते हैं, जैसे कि यदि कोई नेवी में है तो वो शिप में अपना काम करता है, और यदि वो शिप किसी दूसरे देश के अंदर डिप्लॉय होता है लेकिन फिर भी वो इंडिया
का ही नागरिक है तो इंडिया की जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो इस केस के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। यदि वो व्यक्ति किसी क्राइम के अंदर फंसा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति एयरक्राफ्ट पर भी होता है तब भी एनआईए ही उसके अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। इसके अलावा पर्सन हु कमिट ए शेड्यूल्ड ऑफेंस, तो जो व्यक्ति शेड्यूल्ड ऑफेंस करते हैं उनके खिलाफ भी एनआईए ही अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। क्योंकि दोस्तों जो शेड्यूल्ड ऑफेंस होते हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊं तो शेड्यूल्ड ऑफेंस कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये एक लिस्ट है ऐसे एक्ट की, यदि उन एक्ट का उल्लंघन किया गया तो एनआईए वहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। तो यहाँ पर कुछ एक्ट दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, एंटी हाईजैकिंग एक्ट और भी कई सारे एक्ट हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरी एक लिस्ट है जिसमें कुछ एक्ट दिए गए हैं और इनके खिलाफ यदि इनका उल्लंघन होता है तो एनआईए उसके अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा दोस्तों अब एनआईए किसी केस को लेती कैसे है, तो यहाँ पर इसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है रेफरल, उसके बाद सैंक्शन, उसके बाद एक अदर स्टेप होती है। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम जानते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है रेफरल। रेफरल में क्या करवाया जाता है कि जब भी भारत के अंदर कोई क्राइम होता है तो क्राइम किसी ना किसी स्टेट के अंदर तो हुआ ही होगा, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर रोल आता है। स्टेट गवर्नमेंट एनआईए इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये केस को रेफ़र कर देती है। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये असेस करती है, वो ये जांच पड़ताल करती है कि ये पर्टिकुलर केस एनआईए के इन्वेस्टिगेशन के लिए लायक है भी या नहीं। यदि वो संतुष्ट हो जाती है तो यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा एनआईए को रेफ़र कर दिया जाता है ये केस, और एनआईए वहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है जहाँ पर वो केस हुआ होता है, जहाँ पर वो केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एनआईए आती है, तो एनआईए को पूरा का पूरा असिस्टेंस प्रदान करती है, वहाँ पर पूरी डिटेल्स प्रदान करती है, पूरी सहायता जो कुछ भी चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो उसके लिए वो चीज़ें प्रदान करें। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आती है सैंक्शन। तो सैंक्शन में क्या होता है कि जो एनआईए है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति की आवश्यकता होती है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंतर्गत एनआईए को सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति की आवश्यकता होती है, और यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 45 के अंतर्गत एनआईए को ये अथॉरिटी मिल जाती है और फिर एनआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। इसके बाद यहाँ पर एक अदर चीज़ भी होती है। यहाँ पर क्या होता है कि एक अलग से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सेल होता है जो कि ऐसी केसेस को डील करता है जहाँ पर नक्सलाइट ग्रुप से जुड़ा होता है, टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े होते हैं, तो इनके खिलाफ इफेक्टिवली डीलिंग करी जाए इसके लिए एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सेल अलग से बनाया जाता है। अब जब एनआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है तो यदि उस केस के अंदर किसी अन्य केस से लिंक जुड़ी हुई होती है, मतलब कि वो जो एक्यूज्ड है वो किसी अन्य केस से भी जुड़ा हुआ होता है, तो एनआईए के पास ये अथॉरिटी है कि वो दोनों के दोनों केसेस में अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सके, यानी कि वो इस केस के साथ साथ में उस केस को भी देख सके, उसके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन कर सके जहां पर एक्यूज्ड दोनों केसेस से जुड़ा हुआ होता है। तो यहां पर जब इन्वेस्टिगेशन उसकी समाप्त हो जाती है तो एनआईए के द्वारा इन केसेस को स्पेशल कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अब ये स्पेशल कोर्ट क्या होते हैं, तो जो स्पेशल कोर्ट होते हैं इनको बनाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एनआईए की जो इन्वेस्टिगेशन होती है एनआईए एक्ट 2008 के सेक्शन 11 और सेक्शन 22 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट एक या एक से अधिक ऐसे स्पेशल कोर्ट बना सकती है जहां पर एनआईए के द्वारा जो एक्यूज होते हैं उनका ट्रायल किया जा सकता है। अब हम जान लेते हैं कुछ अमेंडमेंट के बारे में, क्योंकि 2019 में ये जो पर्टिकुलर एक्ट है 2008 में जब बनाया गया था उस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट करे गए हैं जिससे कि ये जो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन है उसको और प्रभावी बनाया जा सके और जो ऑफेंसेस हैं उनको जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। तो यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट करे गए हैं। अमेंडमेंट में सबसे पहला काम किया गया था ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। जब इस एक्ट को बनाया गया था 2008 में तब ऐसा किया गया था कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं जो इंडिया के अंदर ही है, इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो ऑफेंस करते हैं, केवल उन्हीं की सुनवाई एनआईए के द्वारा की जाती है, उसी की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। लेकिन यहाँ पर अब अमेंडमेंट जब किया गया है तब इसमें ये काम कर दिया गया है कि आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब भारत के बाहर भी यदि कोई भारतीय व्यक्ति कोई ऑफेंस करता है, कोई क्राइम करता है, तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन एनआईए कर सकती है। जहाँ पर यदि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को भंग किया जाता है या फिर जो अदर कंट्रीज हैं जहाँ पर वो क्राइम किया जाता है, जहाँ पर वो व्यक्ति रहता है, उनके डोमेस्टिक लॉज को तोड़ा जाता है, वहाँ के जो नियम हैं उनको तोड़ा जाता है, तो एनआईए यहाँ पर उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करती है। इसके बाद इसके स्कोप को बदला गया है, मतलब इसके स्कोप को और वाइड कर दिया गया है और बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें, कुछ और केसेस यहाँ पर जोड़े गए हैं जिनके खिलाफ एनआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफीट करेंसी ऑफ बैंक नोट्स, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, साइबर टेररिज्म, ऑफेंस अंडर एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908। तो ये कुछ और चीज़ें यहाँ पर जोड़ी गई हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा स्पेशल कोर्ट में भी कुछ अमेंडमेंट करे गए हैं। तो यहाँ पर ये करा गया है कि
जब 2008 में इस एक्ट को बनाया गया था तब उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल कोर्ट को बनाती थी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक या एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट बना सकती थी। लेकिन यहाँ पर 2019 में अमेंडमेंट किया गया और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अब सेशंस कोर्ट को भी एज अ स्पेशल कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है। इसके लिए उसे क्या करना होगा, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जिस स्टेट के अंदर जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सेशंस कोर्ट होते हैं उसको यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को उसे स्पेशल कोर्ट डिक्लेयर करना है, उसे स्पेशल कोर्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसे उस स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट से बात करनी होगी, क्योंकि उसी को ये पता रहता है कि ये जो कोर्ट है ये सेशन कोर्ट स्पेशल कोर्ट बनने के लायक है या नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से अपनी चर्चाएं करती है। इसके अलावा दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ये पावर दे दी गई है कि अब वो सेशन कोर्ट को एज अ स्पेशल कोर्ट बना सकती है, मतलब जहाँ पर शेड्यूल्ड ऑफेंसेस का ट्रायल किया जा सके उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट अब स्पेशल कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है। पहले ये पूरा का पूरा जो पूरी पूरी पावर थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हुआ करती थी, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें थी जिसमें हमने जाना ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। हमने पूरी की पूरी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की, किस तरह से इसको बनाया गया था, किस तरह से ये काम करती है, और यहाँ पर 2019 में इस एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट करे गए हैं उनको भी हमने देखा। तो उम्मीद है आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। यदि आपने अभी तक हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे, फ्री PDFs मिलेंगे, फ्री क्विजेज मिलेंगे, जिससे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ग्रुप डी के जो बैचेस हैं ये स्टार्ट हुए हैं। यहाँ पर आपको GS के साथ में साइंस और करंट अफेयर्स भी पढ़ाए जा रहे हैं मात्र 399 रुपये में। तो यदि आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं तो इन्हें अभी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो रेट है ये कभी भी बढ़ सकती है। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आपका कोई डाउट है इनसे संबंधित, यदि आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपको एक नंबर दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा टॉपिक वाइज क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती हैं, डिटेल्ड PDF मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ में आपको स्ट्रेटजी भी बताई जाती है जिससे आप अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप ऑन द प्ले स्टोर। यहाँ पर भी आपको हमारे वीडियोस के फ्री अपडेट मिल जाएंगे, फ्री PDF मिलेंगे, फ्री क्विजेज मिलेंगे, जिससे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।